हेलो दोस्तों, पढ़ाकू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पीवाईक्यू की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं और इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू मैं आपको करा रहा हूँ। मैं विकास, मैं आपको डिटेल एनालिसिस कराऊंगा इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू, जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसके जिसने सहायता की थी प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान में। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता जय अभियान हिंद कब दोस्तों। कब आता मैं है? राजू वर्मा। तो 2017 में। कब आता है? 2017 में। इसका मेन मोटिव क्या होता? तो मेन मोटिव था डिजिटल लिटरेसी करना। डिजिटल लिटरेसी यानी जैसे आपको पता है, लिटरेसी एक नॉर्मल लिटरेसी होता है जिसमें हम ये होता है कि जो 7 साल के बच्चे होते हैं, अगर से 7 साल से ज्यादा अगर कोई बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाए तो नॉर्मली हमारे भाषा में उसे लिटरेट बोल देते हैं। लेकिन अगर बात डिजिटल लिटरेसी की होती है तो इसमें हमें नॉर्मल फोन चलाना, ईमेल करना, मैसेजेस करना, नॉर्मल चीजों को हमें जानना चाहिए। एटलीस्ट हमें यह समझ में आना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है, नॉर्मल। तो उसी चीज को प्रमोट, क्योंकि हमारा पूरा क्योंकि गवर्नमेंट का मेन ही मोटिव है डिजिटली करना है, इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना। ये भी गवर्नमेंट का एक क्या था, स्कीम था। तो उसी में उसको साक्षरता यानी डिजिटली लिटरेट करना। बेसिकली इस पे किसको फोकस किया है? तो एस सी एस टी वुमेन्स, इन सबको फोकस किया गया था। ठीक है, तो इन सबको फोकस किया। इतना चीज समझ में आ गया। अब समझते हैं यूएनडीपी। यूएनडीपी, एक सेकेंड। यूएनडीपी, यूएन, चलो वहीं पे समझाते हैं। यूएनडीपी, यूएनडीपी यूएनडीपी इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, ये कब बनता है? ये बनता है आपका 1965 में। कब बनता है? 1965। यूएनडीपी 1965। ये एक रिपोर्ट इशू करता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कब बनता है? तो 1944 में। ठीक है, 1944। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? तो वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, इतना चीज। यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर, यूनेस्को कब बनता है? तो 1945 में। इसका पूरा नाम क्या है यूनेस्को का? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1945। 1945 इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका भी हेडक्वार्टर आपका, इसका हेडक्वार्टर है आपका, एक सेकंड, इसका आपका हेडक्वार्टर है पेरिस। कहां पर है? पेरिस में। और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था तो बहुत सारे बच्चे को फंड प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल यूनाइटेड नेशन यूएसए ने स्टैब्लिश किया था इस 1946 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वही न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन से इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवा बैंक ए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस समझते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस देखो, जैसे हम आप लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, बैंक में जाएंगे, कोई भी पेपर वर्क होगा, हम आसानी से अपने अकाउंट खुला सकते हैं, पता कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बैंक में जाने से डरते हैं, जो काफी नहीं जानते हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, और उन्हें पैसा अगर लेना हो तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो पेपर वर्क होता है बैंक में। तो इस वजह से क्या होता है कि वो बैंक का जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाते हैं, और वो चले जाते हैं कहां पर? साहूकार, जमींदार, वहां से जो गांवों में होते हैं जो सूद पे पैसा देते हैं, और उसके चक्कर में वो फंस जाते हैं बेचारे। तो गवर्नमेंट ने माइक्रो फाइनेंस, जैसे एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे एक ग्रुप बना लेते हैं, हम सब एक पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, जब जिसको उस ग्रुप में जरूरत हुआ कि किसी को इमरजेंसी पैसे की जरूरत होती है तो हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरीके का सेवा बैंक भी है। ठीक है, सेवा बैंक भी एक तरीके का माइक्रो फाइनेंसिंग है। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम इसमें लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। इसका पूरा नाम क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 तो सही है। ऑप्शन 2 कहता है कि सेवा बैंक स्टैब्लिश इन गुजरात, सही बात है। और सेवा बैंक कब बना था? 1974 में, तो सही बात है। यानी तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? रेवेन्यू डेफिसिट। तो सबसे पहले समझते हैं बजट। ठीक है, बजट के दो पार्ट, कितने पार्ट? दो पार्ट। एक होता है रेवेन्यू, एक रेवेन्यू वाला पार्ट हो गया, एक कैपिटल वाला पार्ट। कैपिटल रेवेन्यू में दो पार्ट, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू रिसीट। तो वैसे ही कैपिटल में भी दो पार्ट, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो इतना चीज आपको ध्यान में आए। बजट में इसके दो कंपोनेंट, एक रेवेन्यू का, एक कैपिटल का। रेवेन्यू में दो पार्ट आ गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट। लेकिन जब हम डेफिसिट की बात करते हैं, ये तीन तरीके के होते हैं। एक होता है फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। एक होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखो रेवेन्यू डेफिसिट, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है रेवेन्यू डेफिसिट। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे? रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? सॉरी, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हो गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने ई लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब डेफिसिट कभी बोले, डेफिसिट का मतलब घाटा लगना। जैसे मान लो कि आपका इनकम 100 रुपए है और आपका एक्सपेंडिचर 150 रुपए है। अब आप पूछोगे सर इनकम तो 100 रुपए, तो 150 रुपए कैसे एक्सपेंडिचर हो गया? तो आपने किसी किसी से 50 रुपए एक्स्ट्रा उधार ले लिया अपने चीजों को पूरा करने के लिए, खर्चा को पूरा करने के लिए, तो वो आपका आप डेफिसिट में चले गए। तो इसी तरीके से क्या होता है, कंट्री का बजट भी काम करता है। जब कंट्री क्या करती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा कर देती है और कंट्री के पास आने वाला जो सोर्स है, इनकम है, वो कम हो जाता है। तो उसी चीज के बारे में कुछ डेफिसिट होते हैं। एक होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं किससे? रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। तो ये हमारा आ जाता है फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? तो प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है और डिटेल में आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। अब माइनस किससे करोगे? इससे थोड़ी माइनस कर दोगे, इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स और नॉन टैक्स आता है। जैसे हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब जो टैक्सेस लगते हैं वो सब टैक्स का पार्ट हो गया। नॉन टैक्स का पार्ट होता है, नॉन टैक्स का पार्ट क्या होता है? नॉन टैक्स का पार्ट होता है जैसे मान लो कि फीस हो गया, फाइन हो गया, जब हम गवर्नमेंट को देते हैं तो नॉन टैक्स, उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट बनता है। वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पर करेगा? जैसे किसी को सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, तो उन सब चीजों पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे ही सेम चीज कैपिटल रिसिप्ट का भी होगा पार्ट। कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है जैसे मान लो कि रिकवरी ऑफ लोन, अगर इसका लिखोगे रिकवरी, रिकवरी ऑफ लोन, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है और वो लोन ले लिया, तो वो आपका किस में आएगा? कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। फिर आपका क्या होगा? फिर आपका मान लो कि जैसे मान लो कि बोरोइंग, बोरोइंग। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने बोरोइंग की, अब उधार लेना, बोरो करना, कहां से लेगा? जैसे मान लो कि रिजर्व बैंक, आरबीआई से ले लिया, जैसे मान लो कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया, तो वो सब चीज इसमें आता है। और फिर अदर, अदर में क्या आ जाता है? जैसे मान लो कि डिसइन्वेस्टमेंट किया, डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी का शेयर बेचा, तो वो सब इसमें कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग्स बनाई, रोड्स बनाई, वो सब चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट। ठीक है, क्लियर? इतना चीज क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू होगा, टोटल रेवेन्यू होगा लेस देन इट्स एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू कम आ रहा है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हमारा रेवेन्यू डेफिसिट उसी चीज को कहेंगे। ठीक है, क्लियर?
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लॉन्च होता है? तो 2015 में। कब होता है? 2015 में। तो चलिए आइए 2015 के कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना। ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। ठीक है। चौथे नंबर पे क्या आता है? प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। ठीक है। पांचवें नंबर पे क्या आता है? हृदय हृदय। छठे नंबर पे क्या आता है? अमृत अमृत। सातवें नंबर आठवें नंबर पे क्या? पांच हो गया ना, छह छह हो गया, सात। सात नंबर पे अटल पेंशन, अटल पेंशन। नौ। आठ नंबर पे क्या हो जाएगा? आठ नंबर पे क्या हो जाएगा? तो सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है। तो इतने योजना आपको क्लियर याद रहना चाहिए 2015 में, ये सब चीज। और एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना कब आया था? कल मैंने बताया था। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा 2015। 2015 इज द राइट आंसर। 2014 का कल मैंने सारा स्कीम बताया है, तो उसे जाकर देखना है, याद करना, रटो, याद करो, कुछ भी करो करो। ठीक है। 2015 का आज मैंने बता दिया, नेक्स्ट क्लास में 2016 का बता देंगे अगर आए इस तरह के क्वेश्चन, फिर 2017 का। ऐसे ही करके मैं आपको हर साल का जितना भी इंपॉर्टेंट स्कीम है वो सब बता दूंगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच मेथड ऑफ नेशनल इनकम इज अकाउंटिंग फॉर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मेथड बोला है तो इसमें सिंपल प्रोडक्शन हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया नेशनल इनकम निकालने का तीन मेथड, कौन कौन से? एक आपका इनकम मेथड, एक आपका एक्सपेंडिचर और एक वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड के अपने अपने कंपोनेंट, इनकम मेथड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज आती है? जैसे प्रॉफिट हो गया, रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, वो सब चीजें आती है। मिक्स्ड इनकम में क्या हो गया? जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, सर्विस सेक्टर के लोग हैं, वो काम दे रहे हैं, तो वो सब चीजें अनऑर्गेनाइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट सर्विस से लोग पैसे ले रहे हैं, उनका जो इनकम आ रहा है। और वैसे ही मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड का भी बताया था, कंजप्शन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर कंजप्शन, फिर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बताया था, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बताया था, कैपिटल फॉर्मेशन बताया था। ठीक है। तो ये सब जो चीजें बताई थी मैंने, और नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये चार आपके कंपोनेंट हो गए आपके एक्सपेंडिचर मेथड के। तो ये चारों कंपोनेंट प्लस इनकम मेथड का और वैल्यू एडेड मेथड का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो ये चीज आपके इनकम मेथड का ही होता है, ये नेशनल इनकम निकालने का तरीका होता है। तो जब हम उस पे आएंगे तो इसका सिंपल आंसर हो गया आपका प्रोडक्शन मेथड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो एक चीज समझो कि इसमें बोल रहा है गरीबी हटाओ एक स्लोगन था। क्या था ये स्लोगन? किसने दिया था? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। अब कब दिया था इन्होंने? तो 1971। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि गरीबी हटाओ स्लोगन जो था, जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कब दिया था? तो 1971। लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि उस समय कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो आपको बताना है फोर्थ 5 ईयर प्लान। कौन सा चल रहा है? फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब फोर्थ 5 ईयर प्लान का डेट क्या है? 1969 से लेकर 74। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गोल बताओ कि कौन से 5 ईयर प्लान का जो गोल है वो गलत है। इसमें से कौन सा 5 ईयर प्लान का जो गोल है यानी उद्देश्य है वो गलत है? तो फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो गोल था, ये आपका पॉवर्टी एलिवेशन जो था ना, ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान का गोल था। ये कहां चला गया?
पॉवर्टी एलिवेशन, ये किसका था? ये 5th 5 ईयर प्लान का गोल था। 5 ईयर प्लान का क्या था? गोल था। ठीक है, तो आप अगर आपसे पूछे कि कौन से 5 ईयर प्लान का गोल जो था वो गरीबी हटाओ या पॉवर्टी एलिवेशन था, तो वो 5th। लेकिन स्लोगन पूछे कब दिया गया था, तो 1970। उस समय कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? तो 4th। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, तो इसमें क्वेश्चन यानी ये आपका गलत हो गया, तो हमसे गलत ही पूछ रहा है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, बाकी जो 3 है आपके, ये आपके एक फैक्चुअल हो सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत बार बता दिया कि भाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान कृषि के विकास के लिए था, दूसरा 5 ईयर प्लान किसके लिए? नेहरू महालनोबिस मॉडल भी बोला गया। ये पहले वाले 5 ईयर प्लान का कौन सा मॉडल था, ये हमें बताना है। पहले वाले आपको बताना है कि पहले 5 ईयर जो प्लान था उसका जो किस मॉडल से नाम किससे जाना गया, तो मैंने हेराल्ड डॉमर मॉडल बताया था, तो वो चीज आपको याद रखना है। फिर तीसरे 5 ईयर प्लान को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना, यानी ये तीनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आंसर आपका पहला हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर LERM। LERM का मतलब क्या हो गया? लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसी में हमने डुअल सिस्टम अपनाया था, डुअल एक्सचेंज रेट अपनाया था। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अब ये कब आएगा? LERM कब आया था? तो 1992 में। अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ कि 1992 में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, अरे बाबू याद करा देंगे आपको। ठीक है, बताइए 1992 में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था। ठीक है, आपको कमेंट में बताना 1992 में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, और उस 5 ईयर प्लान में क्या ऐसा चीज, क्या मतलब इंपॉर्टेंट हुआ था, ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि LERM सिस्टम वाज परसेंटेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट अर्न बाय द कन्वर्टर, यानी बोल रहा है कि कितना प्रतिशत ऑफिशियल रेट उसको सेट किया गया था, तो इसमें था 40%। लेकिन अगर आपसे ये तो ऑफिशियल रेट पूछ दिया, मान लो कि आपसे मार्केट रेट पूछ दिया, मार्केट रेट, तो मार्केट रेट आपका क्या हो जाएगा? 60%। तो ये आप याद रखना, मार्केट रेट 60% था, ऑफिशियल रेट आपका 40% था। इतना चीज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच प्राइवेटाइजेशन के बारे में पूछ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर enterprises to private sector enterprises is not done। नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट, ये तो ऐसे ही फालतू का स्टेटमेंट है। ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस इज डन। हाँ, ये बताइए, देना ही तो, जब पब्लिक सेक्टर जब प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है, यानी बोल रहा है पहला पढ़ो, द ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर। जब ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट, जब ओनरशिप यानी मालिकाना हक जब क्या करती है, किसे देती है? प्राइवेट सेक्टर को, उसी को तो प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो ये बोला इज नॉट डन, उसी को तो बोला जाता है। अब वही चीज इसमें लिखा है इज डन, तो डन तो भाई ऑप्शन ट्रू, ऑप्शन 4th इज द राइट आंसर। यानी आपका स्टेटमेंट 2 आपका क्या है? सही है। यानी जब ओनरशिप यानी मालिकाना हक जब गवर्नमेंट अपनी कंपनियों का प्राइवेट सेक्टर को देती है, यानी किसी इंडिविजुअल को देती है, किसी एक व्यक्ति को देती है, बेच देती है, शेयर बेच देती है, तो उसी चीज कंप्लीट बेच देना, यानी 50% से कम उसका शेयर है, तो उसी को प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ मनी। देखो, मेजर ऑफ मनी इस मेजर मनी सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज टोटल मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। तो देखो, M1 को क्या बोला जाता है? इसको नैरो मनी बोला जाता है, नैरो मनी। अब इसके M1 जब हम बोलते हैं तो याद रखना, M1 क्या है? नैरो मनी। लेकिन इसमें कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं? तो जितने भी करेंसी है, करेंसी प्लस क्वाइन जो भी पब्लिक के पास है, यानी हमारे और आपके जैसे हम लोग के पास है, ये हो गया पहला। दूसरा इसमें क्या हो जाता है? दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। जैसे आपने कोई अपना पैसा जमा, जैसे हम अपने बैंक में पैसा रखते हैं और जब जरूरत पड़ा तब हमने ले लिया, डिमांड डिपॉजिट। और तीसरा हो गया अदर डिपॉजिट। तो ये 3 कंपोनेंट मिलकर क्या बनता है? M1। M2 क्या होता है? M2 होता है M1 प्लस M2 होता है पोस्ट सेविंग इन पोस्ट ऑफिस।
पोस्ट ऑफिस, मतलब जो भी सेविंग आपका कहां पर है, पोस्ट ऑफिस में। और M3 क्या होता है, M1 प्लस आपका नेट टाइम डिपॉजिट, नेट टाइम नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि आपने पैसा जमा किया कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, टाइम डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट। और M1 ये चीज आपका हो गया। और M4 क्या हो गया आपका, आपका हो गया M3 प्लस ऑल सेविंग एंड डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। तो यही चीज, तीन चीज आपको याद रखना। और M3 इज द राइट आंसर, आपका जो इसमें क्वेश्चन दिया है M3 इज द राइट आंसर। यानी याद रखना कि टोटल मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी किसे कहा गया, M3 को कहा गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और जितना चीज आपको समझ में आया आप कमेंट में बताइए। और जो जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे, आप उसे लिखो, कमेंट में लिखो, अपने कॉपी में नोटबुक बनाओ। आपका फैक्चुअल ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट होगा। जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको एक ही पेज, एक ही कॉपी के अंदर आपका सारा फैक्ट आपके पास रहेगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वीडियो को देखो। कमेंट, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप कमेंट में लिखा करो, नहीं लिखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से अपना प्यार दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।